गुड मॉर्निंग सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर 2025 की एग्जाम संभावित है 2025 अप्रैल में। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे हम वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। तो अगर टेक्निकल पेपर का सिलेबस देखें तो मेनली 5 टॉपिक है: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और ईआईए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इस पांचों टॉपिक से, हर टॉपिक के हर चैप्टर से, हर टॉपिक से लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो इसके अंदर बात करेंगे हम वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। जो फोर्थ चैप्टर है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बाद अंदर बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट रूल हो गया। तो 7-8 तरह के रूल्स है। ठीक है, जिससे हर रूल से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको स्टार्ट करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से या इस नोट्स के माध्यम से, नोट्स आप लोग देख सकते हैं। नोट्स क्या है, बहुत ही रिलायबल है, आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि जो नोट्स क्रिएट किया गया है जो ऑफिशियल भारत सरकार की जो गैजेट पब्लिश हुई थी उससे बनाया गया है। तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और चूंकि टाइम भी अब कम है तो आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प नोट दिया हुआ है, उसको मेमोराइज करने में जो भी फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, आसानी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स 2016। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे के वीडियो में जो फ्रिक्वेंट आगे के रूल्स है या इससे जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थ्योरी पार्ट देख लेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की बात करें तो इसमें बहुत सारा रूल्स दिया हुआ है। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल में क्या दिया हुआ है, किसका नाम दिया हुआ है, किसे कहते हैं क्या है इस रूल्स को। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये बेस रूल है, ये आपको रूल नंबर 1 में दिया हुआ है। ये इफेक्टिव कब होगा, लागू कब होगा, ये लागू होगा जब डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, जिस दिन ये ऑफिशियली गैजेट में पब्लिश हुआ था उस दिन से लागू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आगे, इसी रूल्स के आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत सारा टाइमलाइन डिसाइड होता है कि विद इन 3 मंथ ये काम कर लेना है, विद इन 6 मंथ ये काम कर लेना है। कब से कर लेना है, जब ये ऑफिशियली गैजेट में पब्लिश हो गया उस दिन से इफेक्टिव हो गया। तो उस दिन से 3 महीना या 6 महीना या साल भर, वो आगे देखेंगे, अलग अलग रूल्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये इफेक्टिव हो गया, कब से इफेक्टिव हुआ, जिस दिन ऑफिशियली गैजेट में पब्लिश हो गया। कहते क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 कहते हैं, रूल नंबर 1 में दे दिया गया। इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट क्या हो गया, जैसे कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस होते हैं रूल्स के अंदर। तो लगभग 4 बार हो चुका है अभी तक। 2018 में हुआ था, 2021 में हुआ है, 2022 और 2025 में हुआ है। क्लियर। अब आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है, एप्लीकेशन की बात करता है कि यह जो रूल है किस पे एप्लीकेशन होगा, किस पे अप्लाई होगा, किस पे एप्लीकेबल होगा। तो सभी पे एप्लीकेबल होगा। जैसे कि वेस्ट जो जनरेट कर रहा है, कौन कर रहा है, हम और आप कर रहे हैं, आम आदमी कर रहा है, उसमें भी लागू होगा। इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस पर भी लागू होगा, क्योंकि वो भी वेस्ट जनरेट कर रही है। लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स, इम्पोर्टर्स, तो सभी पे लागू होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि रूल नंबर 4 के तहत कि भाई जो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट बना रही है, शैल नॉट अप्लाई टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। अगर बाहर भेजने के लिए, निर्यात करने के लिए प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं तो आपको इस रूल से छूट मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। क्लियर है, मतलब बाहर बनाने के लिए कुछ भी बना के भेज सकते हो, आपको छूट मिल जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 आप पे लागू नहीं होगा, आपको छूट मिला है, आप यूज उसको बना सकते हो। लेकिन अब इस एग्जेम्पशन में भी एक्सेप्शन है। अगर भले ही एक्सपोर्ट के लिए है, अगर आप प्लास्टिक, टोबैको या पान मसाला में पैकेजिंग में आप इंगेज हो, वो वाला काम कर रहे हो, आपका मतलब गुटखा, टोबैको और पान मसाला की पैकेजिंग का काम कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू होगा। यहाँ पे आपको छूट नहीं मिलेगा, भले ही आप बाहर भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ही क्यों ना बना रहे हो। क्लियर है, तो लागू सभी पे होगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट के लिए आप करने के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको छूट मिला हुआ है। लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर भी अगर प्लास्टिक, टोबैको या पान मसाला की पैकेजिंग में इन्वॉल्व है तो आपको छूट यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। ठीक है,
रूल नंबर 3 में क्या है कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे कि ब्रांड ओनर किसको बोलते हैं। तो ए पर्सन और कंपनी हु सेल्स एनी कमोडिटी अंडर रजिस्टर्ड ब्रांड लेबल और ट्रेडमार्क। तो कोई भी इंसान या कंपनी जो अपना एक प्रोडक्ट बेच रहा है एक रजिस्टर्ड ब्रांड लेबल या ट्रेडमार्क के तहत, उसे बोल देंगे कि ब्रांड ऑनर बोल देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब आसान है, ऑप्शन देख के बना सकते हैं, मार सकते हैं। कैरी बैग किसको बोलते हैं? कैरी बैग किसको बोलते हैं? बैग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर कैरिंग डिस्पेंसिंग कमोडिटीज विद सेल्फ कैरिंग फीचर। वह बैग जो प्लास्टिक मटेरियल या कंपोस्टेबल प्लास्टिक मटेरियल से बना हो, जिसका इस्तेमाल होता हो कैरिंग डिस्पेंसिंग कमोडिटीज को, किसी भी कमोडिटी को कैरी करने के लिए, मतलब उसके अंदर अपना एक सेल्फ कैरिंग फीचर होना चाहिए। जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं मार्केट में आलू खरीदने के लिए, प्याज खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए, तो ये सब क्या है, इसके अंदर अपना एक सेल्फ कैरिंग फीचर है। अब इसी के अंदर एक्सेप्शन है, एक्सक्लूजन है। क्या कहता है कि बैग्स दैट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पैकेजिंग इन विच गुड्स आर सील्ड प्रायर टू यूज आर नॉट कैरी बैग्स। मतलब वह बैग्स जो किसी भी गुड्स के पैकेजिंग का इंटीग्रल हिस्सा है और उसको यूज करने से पहले वो प्रॉपर सील होके आ रहा है, जैसे कि बिस्किट का पैकेट हो गया। तो बिस्किट के पैकेट में क्या है कि वो जो प्लास्टिक होगा उसको कैरी बैग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो पैकेट है वो उस प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट है, हिस्सा है उसका, है ना, तो वो कैरी बैग नहीं है। ठीक है, ये डिफिनेशन दिया हुआ है। फिर एक डिफिनेशन मिलता है आपको कंपोस्टेबल प्लास्टिक का। तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक वह प्लास्टिक जो कंपोस्ट हो जाए, कंपोस्टिंग से डिग्रेड हो जाए बायोलॉजिकल प्रक्रिया से, और क्या रिलीज करे, CO2, वाटर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बायोमास। कंडीशन क्या है कि मस्ट नॉट लीव विजुअल, डिस्टिंग्विशेबल और टॉक्सिक रेसिड्यू। ठीक है, तो जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक होगा वो डिग्रेड होने के बाद जो बच जाता है रेसिड्यू, वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, कोई विजुअल या डिस्टिंग्विशेबल रेसिड्यू नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, फिर 2022 में ऐड किया गया था एक डेफिनेशन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का। तो कंपोस्टेबल के अलावा जो प्लास्टिक होता है उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये भी बायोलॉजिकल प्रक्रिया से डिग्रेड होता है। उसको अगर एम्बियंट इन्वायरमेंट कंडीशन मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए, ठीक है, ह्यूमिडिटी मिल जाए। लेकिन ये क्या है कि मे लीव माइक्रोप्लास्टिक और टॉक्सिक रेसिड्यू। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या है, वो टॉक्सिक रेसिड्यू छोड़ सकता है, लीव कर सकता है, कंपोस्टेबल नहीं करेगा। मस्ट अडहेयर टू BIS एंड सर्टिफाइड बाय CPCB। ठीक है, तो इसको क्या है, BIS और CPCB से सर्टिफिकेशन जरूरत होगा। ठीक है, एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल। एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल 2022 में ऐड किया गया था। इसमें ये कहा गया कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका जब लाइफ खत्म हो जाए, एंड हो जाए, उसको डिस्पोजल करते टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, या सीमेंट या स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके साथ में मिला के इसको प्रोसेस कर सकते हैं, वेस्ट से ऑयल में कन्वर्जन के लिए, या रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर EPR क्या होता है, नाम क्लियर है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब मान लीजिए सैमसंग कंपनी है, वो प्लास्टिक यूज कर रही है अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मार्केट में मोबाइल आया, उसका यूज खत्म हुआ, तो फिर प्लास्टिक तो घूम रहा है एनवायरमेंट के अंदर। तो ये सैमसंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्लास्टिक को फिर से अपने पास कलेक्ट करे और उसको रिसाइकिल करे, रीयूज करे, मतलब आप मैनेज करे जो भी वेस्ट वो जनरेट कर रही है। ठीक है, ये हो गया EPR का डेफिनेशन। इंपोर्टर क्या होता है? ए पर्सन हु इंपोर्ट्स प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स विद प्लास्टिक पैकेजिंग, कैरी बैग, मल्टीलेयर पैकिंग। वह इंसान जो इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से सामान मंगवा रहा है प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ, या प्रोडक्ट जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग किया गया हो, कैरी बैग्स मंगवा रहा है, मल्टीलेयर पैकेजिंग मंगवा रहा है, तो इसको बोलेंगे इंपोर्टर बोलेंगे। मल्टी लेयर पैकेजिंग किसको बोलेंगे? इस पे एक से ज्यादा लेयर की पैकिंग होगी, उसमें एक लेयर क्या होगा, प्लास्टिक का होगा, बाकी लेयर कुछ और भी मटेरियल का हो सकता है, जैसे कि पेपर हो गया, पेपर बोर्ड हो गया, मेटलाइज लेयर हो सकता है, एल्युमिनियम फॉइल हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर की बात करें, ये भी 2022 में ऐड किया गया था। रिसाइकलर्स एंड एंटिटीज, कोई भी कंपनी हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, जो इंगेज है किस चीज में, वेस्ट टू एनर्जी में, वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रही है, या वेस्ट से ऑयल बनाने का काम कर रही है, इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग का काम कर रही है। ठीक है, वर्जिन प्लास्टिक किसको बोलते हैं? वह प्लास्टिक जो पहले कभी यूज ना हुआ हो उसको बोलेंगे वर्जिन प्लास्टिक, या किसी के साथ उसको मिलाया ना गया हो। तो प्लास्टिक क्या हो गया, दो तरह का होता है, वर्जिन प्लास्टिक होता है और एक रिसाइकल्ड प्लास्टिक होता है।
वर्जिन प्लास्टिक जो पहली बार यूज हो रहा हो, ठीक है, एंड नॉट ब्लेंडेड विद स्क्रैप और वेस्ट, और उसको किसी के साथ मिलाया ना गया हो, वेस्ट के साथ या स्क्रैप के साथ, ठीक है। और रिसाइकिल प्लास्टिक जो दूसरी या तीसरी बार यूज हो रहा हो या मिला के यूज हो रहा है। सिंपल डिफिनेशन है। प्री कंज्यूमर वर्सेस पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट, इसको भी ऐड किया गया था 2022 में ही। प्री कंज्यूमर वेस्ट किसको बोलेंगे? वह वेस्ट जो कंज्यूमर के पास पहुंचने से पहले वेस्ट जनरेट हो गया, जैसे कि वेस्ट जनरेटेड एज ए रिजेक्ट डिस्कार्ड एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ही जैसे कि प्लास्टिक का बॉक्स बना रहा है या लंच बॉक्स जो बनता है प्लास्टिक का, अब उसको बनाने के दौरान ही कुछ वेस्ट जनरेट हो गया, उसको बोलेंगे प्री कंज्यूमर वेस्ट। लेकिन वही प्लास्टिक का बॉक्स आया कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर ने उसको यूज किया, यूज करने के बाद जो वेस्ट बना उसको बोलेंगे पोस्ट कंज्यूमर, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि थिकनेस की बात करते हैं, कैरी बैग्स का थिकनेस के बारे में बात करेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारा क्या है, अमेंडमेंट हुआ है, सुधार हुआ है अलग अलग टाइम टू टाइम। तो जो 2016 का ओरिजिनल रूल है उसमें कहता है कि 50 माइक्रोन्स मिनिमम थिकनेस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 माइक्रोन। लेकिन इसको अमेंड कर दिया गया सितंबर 2021 में, और ये कर दिया गया 75 माइक्रोन्स। फिर 2022 में कर दिया गया 120 माइक्रोन। तो अगर क्वेश्चन में सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ कैरी बैग 120 माइक्रोन मांग रहेंगे, लेकिन अगर वहां पे स्पेसिफाई कर दिया कि एज पर रूल्स 2016 रूल्स तो 50 माइक्रोन मारेंगे, या कह दिया कि एज पर अमेंडमेंट डन इन सितंबर 2021 वहां पे 75 मारेंगे, ठीक है। वहीं पे एक और ये है कि नॉन वुवेन प्लास्टिक कैरी बैग्स मस्ट नॉट बी लेस देन 60 GSM। ये भी 2021 में किया गया था, इसको ऐड किया गया था। जो नॉन वुवेन प्लास्टिक कैरी बैग्स हो वो 60 GSM से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक एग्जेम्पशन, कंपोस्टेबल प्लास्टिक होता है उसको ये रूल से एग्जेम्पशन मिला हुआ है। उसके लिए जो कोड फॉलो करना है हमको, वो फॉलो करना है IS 17088 2008, IS 17088 2008 कोड है, वो फॉलो करना है। एंड रिक्वायर्ड CPCB सर्टिफिकेशन। तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक को क्या है कि CPCB से सर्टिफाई लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो कोड फॉलो होगा, ये कोड इंपॉर्टेंट है। कौन सा कोड है? IS कोड 17088 2008 कोड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैरी बैग की अगर बात करें, कलरिंग की बात करें, तो ये नेचुरल शेड में होना चाहिए, नेचुरली इसमें कलर होना चाहिए। अगर इसमें कोई कलरिंग पिगमेंट मिलाया जाता है, मतलब ऐसा पिगमेंट क्या होता है, वह कंपोनेंट जिससे मिलाने से कलर आता है, तो एक तो इसको नेचुरल शेड में होना चाहिए। लेकिन अगर पिगमेंट मिलाते हैं कलरिंग के लिए तो उसके लिए कोड है, IS कोड है, वो याद रखना है। IS 9833 1981 कोड याद रखना है, ठीक है। फिर फूड सेफ्टी की बात करें तो प्लास्टिक रिसाइकिल प्लास्टिक नॉट अलाउड फॉर रेडी टू ईट फूड आइटम। तो जो रेडी टू ईट फूड आइटम है, जैसे कि बिस्किट हो गया या पैकेट जूस हो गया, तो वहां पे हम रिसाइकिल प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, वहां पे ये कम्प्लीटली बैन है, वहां पे हम वर्जिन प्लास्टिक ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट बैन की बात करें तो गुटखा, टोबैको, पान मसाला, प्लास्टिक मटेरियल शैल नॉट बी यूज्ड फॉर सैशे पाउच, ठीक है। तो प्लास्टिक अगर गुटखा, टोबैको या पान मसाला का जब पैकेजिंग करते हैं तो वहां पे हम स्ट्रिक्टली बैन है। फिर स्पेसिफाई भी कर दिया गया है कि विनाइल डिस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि वह प्लास्टिक इसमें विनाइल एसीटेट है, मैलिक एसिड है, विनाइल क्लोराइड कोपॉलीमर है, शैल नॉट बी यूज्ड फॉर पैकेजिंग गुटखा टोबैको। तो गुटखा और टोबैको के पैकेजिंग के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसको पहले जो ये 10-12-15 मिनट का ये वीडियो है, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करें, नोट्स को पढ़ें, तो याद करें, फिर आगे के जो टॉपिक्स है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।